एलकेजी में कोई समझ तो होता नहीं है, तो ठीक है, नहीं बता रहे, बट कोई पूछता भी नहीं, छोटे बच्चे की लाभ एड्रेस वो भी रेड लाइट एरिया है। और मेरा जो एड्रेस है वो वहीं का था। अब तो आधार से लोग आयोग उस पर कार्रवाई करता है और उस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर मानवाधिकार आयोग को हम नॉक नॉक करें किसी भी। नमस्कार, इंसाफ तक न्यूज से जुड़ चुके हैं आप और मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ नसीमा खातून जी के साथ। सबसे पहले नसीमा खातून जी, इंसाफ तक न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। आप लोग नसीमा खातून जी को तो जानते होंगे, सोशल मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, हर जगह नसीमा खातून जी के चर्चे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ। मैम, आपने अपनी शुरुआती दौर की पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की, इसके बारे में कुछ विचार देना। हाँ बिल्कुल, मेरी पढ़ाई यहीं चतुर्भुज के से हुई और यहीं पे एक कॉन्वेंट स्कूल था हाथी चौक पे, वहाँ से मेरी यूकेजी एलकेजी की पढ़ाई हुई और वहीं से शुरुआत हुआ, क्योंकि फर्स्ट एडमिशन के बाद हम लोगों को कहा गया कि आपको नहीं बताना है कि आप इधर इस गली से जाते हैं। तो उस समय तो बहुत छोटे थे, यूकेजी एलकेजी में कोई समझ तो होता नहीं है, तो ठीक है, नहीं बता रहे, बट कोई पूछता भी नहीं, छोटे बच्चे एक दूसरे से एड्रेस पूछते नहीं है। लेकिन जब हम महिला शिल्पकला के राजकीय, पहले तो उसके राजकीय मध्य विद्यालय जो महिला शिल्पकला का वो, और फिर उसके बाद उसमें तो पहली दूसरी उसमें करके फिर हमने उसमें जब गए तो उसमें होता था, जब हम शाम को छूटते थे स्कूल से तो लड़कियों का ग्रुप निकलता है ना, तो बोलते कि तुम किधर जाओगी, तुम किधर जाओगी। तो हमें रोज झूठ बोलना पड़ता था कि भैया कि आप जगह नहीं बता सकते। तो वो हम कभी बोलते ऐसे कि अरे उधर से चलते हैं ना, वो गली देखो, ये सीधे चौक से चल चलेंगे। नहीं नहीं, उधर से नहीं जा सकते हैं, क्यों, लड़कियां पकड़ ली जाती हैं उधर। तो मुझे बड़ा लगता है कि भाई मैं भी तो उधर से ही आती हूँ, तो कौन पकड़ता है, किसी को तो नहीं पकड़ता। लेकिन फिर भी ये डर था ना कि बताना नहीं है। एक सवाल हमेशा रहता था कि एजुकेशन तो पा रहे हैं, लेकिन अगर हम जहाँ भी अपना परिचय देंगे तो हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है ना, समाज इस इलाके को सभ्यता के अंदर नहीं देखता, तो वो अपने बच्चे को कभी भी असभ्य लोगों के साथ नहीं बिठाएंगे। और असभ्य सभ्य, तो अब ये शब्द मुझे मैं जानी, उस समय बस इतना मुझे सवाल होता था कि आखिर ऐसी गलती क्या की है हमने, जो मेरी सहेली इतना बढ़िया से बात करते अपने मम्मी पापा के, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल, मतलब ईद हो, दिवाली हो, होली हो, ना हम उनके घर जा सकते थे ना उनको बुला सकते थे। और इसी कड़ी में फिर 8वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, कुछ यहाँ पे मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, घर का कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से मैं ननिहाल चली गई। फिर 95 के बाद, मतलब कितना, 98 में फिर मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया विद्यापीठ से। वहाँ से भी स्ट्रगल ये रहा कि मुझे उन अपना मार्कशीट लेने के लिए, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद जो मार्कशीट होता है वो लेने के मुझे 4 साल लगा। ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है, जनरली मेरे साथ हुआ, अच्छा। क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन का था ना, क्योंकि जो जिस जगह से मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दी वो लोग लोकल थे जहाँ से मैंने एडमिशन लिया, तो जनरली गुवाहाटी सीतामढ़ी में जो इलाका है वो भी रेड लाइट एरिया है। और मेरा जो एड्रेस है वो वहीं का था। अब तो आधार से लोग को पता चल जाता जनरली, बाकी तो आप बताओ नहीं बताओ, लेकिन मुझे तो मेरा सर्टिफिकेट मेरे एड्रेस पे ही चाहिए ना, तो वो एड्रेस पे ही मेरा सर्टिफिकेट आता। तो एड्रेस बताने के चक्कर में 4 साल लगे। वो कब हुआ, वो बैरियर कब टूटा, जब मैं यहाँ काम करते समय मुझे नैरोबी जाना था, साउथ अफ्रीका, और फर्स्ट पेज का कवर दैनिक जागरण ने चलाया था कि रेड लाइट एरिया की बेटी साउथ अफ्रीका में देगी अपने वक्तव्य को रखेगी। तो सब जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि वायरल हो गया है, आप सब जगह दिख रहे हो, अब तो सोशल मीडिया है तो बहुत कम समय में आप वायरल हो जाते हैं बड़ी आसानी से। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अखबार इतना था कि सारे जगह लोग को पता चल गया कि एक नसीमा करके है। तो वो मुझे वहां पे जाने के लिए मुझे जो पासपोर्ट और वीजा चाहिए था, उसमें मुझे मैट्रिक के सर्टिफिकेट की जरूरत थी। तब मैं जाके देवघर विद्यापीठ से जाके अपना सर्टिफिकेट 4 साल, अब मैं बीए का कर रही हूँ, फाइनल नहीं है अभी, लेकिन फाइनल होने वाला अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एनएचआरसी के साथ कैसे जुड़ी। है। हाँ, एनएचआरसी के साथ, मतलब राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात अगर करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, तो मुझे भी नहीं पता था कि उनका कोई कोर ग्रुप है और सलाहकार समिति वगैरह बनती है। मुझे इतना पता था कि कहीं भी कोई ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बात होगी तो उसको उठाया जा सकता है, आयोग को भेजा जा सकता है, आयोग उस पर
कार्रवाई करता है और उस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर मानवाधिकार आयोग को हम नॉक नॉक करे किसी भी काम में। तो लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी भी कोई एडवाइजरी ग्रुप होता है और उनके में भी कोर कमेटी होती है, ये बिल्कुल मुझे पता नहीं था। अभी पिछले महीने रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम आयोग से बात कर रहे हैं और आपका नाम नॉमिनेट किया गया है, तो हम आपकी सहमति चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं इस कोर कमेटी में आने के लिए? तो उन्होंने कहा, मैंने बोला कि उन्होंने कहा अपना मेल आईडी भेजिए, मैं आपको वो लेटर भेजूँ ताकि आप हमें रिप्लाई करें। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको मेल आईडी व्हाट्सअप करती हूँ। मैंने व्हाट्सअप कर दिया मेल आईडी अपना, उनका मेल आया। लेकिन फिर भी वो, अब आजकल तो पता है ना, बहुत सारी चीज़ बहुत फेक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मानव अधिकार आयोग का बता देते हैं। तो ये भी एक जहन में था कि क्या पता कोई मेरी कुछ बना तो नहीं रहा मुझे बेवकूफ़ वगैरह। क्योंकि स्वाभाविक है ना कि इस तरह की नेशनल लेवल पे जाके इस एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर होना, तो उसके लिए आपका वो कहते हैं, बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं, अपन लोग तो कभी एक आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता, और खासकर बिल्कुल बिल्कुल। इस इलाके से तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो मुझे लगा कि क्या पता कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया। गूगल गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला कि वो सही व्यक्ति है। उन्होंने सही मुझे बताया है। फिर मैंने परमिशन दिया उनको कि यस, मैं करूँगी ये काम को। अभी पिछले 2 दिन पहले फाइनली कोर कमेटी का उन्होंने गठन कर लिया है और 13 लोगों की ये सदस्य कमेटी है। और मुझे भी नहीं पता 13 लोग कौन है, लेकिन मुझे भी किसी, अभी आप लोगों की जो खबर चल रही है इसमें किसी ने सर्च किया होगा ये बाकी 13 लोग में से और कौन है, तो पता चला कि उसमें 4 लोग जो ऐसे हैं वो पूर्व राजदूत रह चुके हैं। तो मुझे बड़ा ऑनर फील हो रहा है कि कम से कम मैं ऐसे ग्रुप में एडवाइजरी के साथ बैठूंगी जहाँ मेरी भी बात को एक सलाहकार के रूप में देखा जाएगा, जहाँ इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे। तो ये सब वो जर्नी से लेके अभी की जर्नी, अभी लोग आपको जिस तरह से जानते हैं, जैसे जानते हैं, जैसे हम लोग भी आ रहे थे तो लोगों का कहना था किससे मिलने जाना है, तो हमने जब आपका नाम लिया लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान थी और मुस्कान के साथ वो कह रहे थे जी उनका घर वहाँ है। तो ये जो चेंज है, इस चेंज को देख के आप क्या फील करते हो? देखिए, मैं पहले जब मैं यहाँ पे काम शुरू की थी, मतलब ऑफिस खोला था फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते थे, बहुत सारे मतलब बहुत कम, जो समय जिस समय एक दो लोग जानते थे, कोई पत्रकार जानते थे, जब वो आए हमारे ऑफिस तो बोले यार तुमको कोई और जगह नहीं मिला, इस ऑफिस को यहाँ से हटा के कहीं और खोल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैंने बोला अगर यहाँ कोई नहीं आएगा तो मैं कभी भी काम नहीं कर पाऊंगी। अब यहाँ कोई आए या ना आए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं काम तो यही करूंगी। अब बताइए वो समय और आज के समय की आप आकर जब पूछ रहे हैं कि मैं जोरा गली जाऊंगी, और उन्होंने पहले रिएक्ट किया कि क्यों, अब बाद में उन्होंने जब मेरा नाम सुना तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो रहा उसका घर, आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि उनको भी ये बात पता है कि इस नाम की वजह से एक पहचान मजबूती के साथ एक डर खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो रहा है। जब डर खत्म होगा तो पहचान अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपकी पत्रिका पे कुछ प्रकाश चाहूंगी कि आपकी पत्रिका क्या है, किस तरह से उसमें कौन लोग जुड़ सकते हैं, कैसे उसमें काम होता है, इस सब बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। जुगनू हमारी एक हस्तलिखित पत्रिका है, मैं उसको आपको दिखा दूँ। तो ये जुगनू मैगजीन है ना, और ये पूरी की पूरी किताब, पूरी की पूरी किताब हाथ से बनी हुई है। डिज़ाइन ये पूरा सब कुछ ये हाथ से बनी है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। ये फोटोकॉपी हुआ करता था और ये 4 पेज की थी। इसकी शुरुआत इसी चतुर्भुज स्थान के इलाके से हुई, और वो ऐसा हुआ कि बात होती थी कि मीडिया से बात करने में हम लोगों को बहुत डर लगता था। यहाँ के लोग अभी भी बहुत लोग कैमरा लगे देंगे, आप नहीं बात करेंगे वो। तो मीडिया के सामने बात करने में जो हेजिटेशन थी, और प्रॉब्लम ये था कि हम बात करते हैं जब भी मीडिया से, तो उनको ये नहीं, मीडिया को ये लगता है कि जो बात कर रही है वो कौन है, सेक्स वर्कर है। तो मीडिया की तरफ से ये कमी थी, और हमारे तरफ से क्या थी कि वो तो हमें सेक्स वर्कर ही मानते, तो हम क्यों बात करें, तो हम बात ही नहीं करेंगे और हम कुछ बात नहीं बताएंगे उनको, क्योंकि वो हमेशा उल्टा लिखते हैं। तो उनको सीधा पता नहीं था और हम उल्टा ही रखना चाहते थे। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लोग अपनी बात खुद लिखें। इस डर का एक ही उपाय है कि हम क्यों ना अपनी एक प्लेटफॉर्म खुद बनाएं और खुद ही लिखें। तो उसमें कुछ बात हुआ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको लिखना पढ़ना पूरी तरह से नहीं आता, बहुत अशुद्धि भरी लिखावट है।
बहुत सारे मात्रा छूट जाते हैं तो बहुत मजाक बनेगा। मैंने कहा कि मजाक की चिंता मत करो, अपनी बात लिखना शुरू करो, उसको वैसी जगह लिखेंगे जो कोई बदल नहीं सकता है ना। जैसे मीडिया में आप है, आप एडिट कर सकते हैं मेरी बातों को, लेकिन इसमें चूंकि लिख के दिया गया है, अब इस एक पेज में जिन्होंने भी लिखा उनकी राइटिंग चाहे जैसी भी हो, उसको मैं बदल नहीं सकती, उसको मैं एडिट नहीं कर सकती। तो ये बात तय हुई और हमने ये मैगजीन शुरू किया। तो 2 पेज 4 पेज की थी। फिर कुछ लोग ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें एक पत्रकार थे शिवशंकर भाई, वो आज अखबार के संपादक थे, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे वो। उन्होंने हमारे साथ बैठ के बोला कि तुम लोगों ने 4 पेज की शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़िया किया जा सकता है। तो भैया कैसे किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं कल आऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। फिर दूसरे दिन वो ये इंडिया टुडे वगैरह इस तरह की मैगजीन लेकर आए और उन्होंने कहा कि देखो इसमें क्या है। तो हमने वो पूरी मैगजीन देखी, बोला वो मैगजीन इसमें क्यों नहीं हो सकती, अगर हाथ से ही बनाना है तो। तब दिमाग में आया कि हाँ चलो हम लोग भी इस तरह का कंटेंट शुरू करते हैं। तो फिर इसमें जैसे इस अंक में क्या है, संपादक की कलम से, तो हमने संपादक की कलम नहीं लिखा, हमने हमारी बात लिखी। ठीक है, इसमें बच्चों का सपना है, ये सारा कुछ हम लोगों ने जोड़ के इसको 32 पेज का कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि ये ऐसा फंडेड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है ये कि प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम ये काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, तो जैसे हम लोग को सपोर्ट मिलता हम इसको छापते और नहीं तो फिर ये रुक जाता। 2010 के 12 के बाद ये बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि बिहार से ही निकल रहा था और हमारे पास फंड नहीं थे, पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। रिसेंटली अभी 2018 में हमें लगा कि वापस से रीबैक करना चाहिए, लेकिन अब इसको भारत स्तरीय करना चाहिए। मतलब चतुर्भुज स्थान या बिहार में ही ऐसे बच्चे नहीं है, और भी समाज है, तो इसका हम लोगों ने टाइटल थोड़ा सा बदला, वंचित करके रखे, वंचितों की हस्तलिखित पत्रिका। इसमें रेड लाइट एरिया नहीं है। वंचित बोले मतलब जो भी ऐसे जमात है जो समाज में कलंक के रूप में जाने जाते हैं, उस समुदाय के बच्चे इसमें रिपोर्टर होंगे। और ऐसे करके जुगनू की हमने फिर से शुरुआत की और अब ये भारत स्तरीय बन गया। और ये मैगजीन की अब ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और निबंधन कराने के बाद बाकायदा इसको प्रॉपर वे में लेके जाना है। और इसमें भी हमारे 9-10 बच्चे हैं जो रिपोर्टर हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कैसे न्यूज़ लिखना है। अभी तक तो उन्होंने बिना ट्रेनिंग का सिर्फ फ़ोन पे जो गाइडलाइंस मिला है उस पर किया है। इंशाल्लाह कोशिश इसको और बेहतर करेंगे। मैंने जोहरा संवर्धक ग्रुप के बारे में सुना है, वो क्या है, वो बताइए आप मुझे। जोहरा संवर्धन ग्रुप एक आजीविका मिशन सॉरी, आजीविका की तरफ से चलाया हुआ एक एसएचजी समूह है। आजीविका जानते हैं ना, जीविका और आजीविका दो जिला प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ से चलता है। जीविका है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के ऐसे सशक्तिकरण पे काम करती है, और आजीविका जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। क्योंकि ये शहरी क्षेत्र का इलाका है, तो 2015 में इस इलाके में 4 ग्रुप बनाए गए थे एसएचजी समूह का। 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप तो डेड हो गया, मतलब बाकी की स्थिति उतना दमदार नहीं है जितना ये ग्रुप का है। ये ग्रुप खींच खाच के चल रहा था, चल भी रहा था, साथ में ये लोग स्टिच कर रहे थे। अभी रिसेंटली जब मैं 2000 मतलब जनवरी मार्च में 8 मार्च को जब मैं बिहार आई, तो मैंने यहाँ देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब अपने अपने घरों में ये काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि ये ग्रुप क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा ग्रुप चल रहा है नगर निगम की तरफ से। इनको पूरी पता नहीं थी कि ये है क्या। मैंने बोला अच्छा तो होता क्या है इसमें, तो उन्होंने पूरा बताया कि हम बचत करते हैं, ये करते हैं, और हम सिलाई भी करते हैं कतरनों से कपड़े को बना के। मैंने बोला तुम अपना पासबुक दिखाओ। फिर मैं पता की कि कौन से विभाग इसको कर रहा है, तो फिर आजीविका वाले से मिली। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए, एक तो रेड लाइट एरिया है, और रेड लाइट एरिया में काम करना ही अपने आप में दोहरी चुनौती है, और हम चाहते हैं कि सरकार डायरेक्ट काम करे, भाया मीडिया ना करे। तो अब जब डायरेक्ट काम कर रहे हो और 12 महिलाओं का आपके पास ग्रुप है उस इलाके में, जिस इलाके में महिलाएं आती नहीं हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? और इतने साल हो गए और आप बना के छोड़ दिए, आपने दोबारा देखा नहीं इस ग्रुप को। तो उन्होंने कहा वही, जो उनकी भी बेचारी, वो क्या करे, वो भी तो इसी समाज से आते हैं ना। तो नसीमा जी, बैठने का जगह नहीं, हमारे सुपरवाइजर कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए इसीलिए हमने बोले कि आपको जगह मैं दूंगी, आप आइए, लेकिन इस ग्रुप को एक्टिव करना होगा। फिर उनको बोल के फिर डीडीसी से यहाँ मैंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है। उनका एक यहाँ पे कंपनी बाग में एक मेला लगा था, आप जानते होंगे। एक वो उस दिन मतलब अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे एक मेला लगा था, आयोजन किया था उन्होंने, जिससे मंत्री आए थे। उसमें पहला स्टॉल इनको मिला था।
पहली बार ये उस पर वहाँ पे अपने प्रदर्शनी लगाई थी कतरनों की दुकान का, और फर्स्ट टाइम जोरा संवर्धन ग्रुप जिला में सबके सामने आया। उसके बाद वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और हम उद्योग विभाग से मिले। उद्योग विभाग से मिलके अब ये बात चल रही है कि इस जोरा संवर्धन ग्रुप को अब एक फैक्ट्री नुमा, मतलब अब इसमें सिर्फ 12 महिला से जो बाकी महिलाएं सीखी हैं वो 25 महिलाओं का एक ग्रुप बना के बाकायदा इसको फैक्ट्री नुमा जगह पे लाया जाए और इनको एक काम दिया जाए। मतलब जो आ रहा है उनको तो काम मिलना चाहिए ना, जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो चाहता है उसके लिए तो आप काम दो। तो ये शुरुआत अब यहाँ हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले समय में इस इलाके में आपको एक महिलाओं का फैक्ट्री भी देखने को मिलेगा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसको जीवित कर पाई। मतलब डेढ़ हालत में थी, मैंने बस इतना ही किया, बाकी ये शुद्ध रूप से सरकार का काम है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर बनने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? देखिए, मेंबर तो मैं बन गई हूँ। अब रहा सवाल कि जो एडवाइजरी ग्रुप है उसमें 13 लोग हैं भारत के अलग अलग जगह से, और इनका काम अभी तो 7 पॉइंट वो बता रहे हैं कि 7 पॉइंट है जिसपे आपको, मतलब इस पे ये कोर कमेटी बात करेगी, लेकिन वास्तविकता में पूरी बात जानने के लिए पहली मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट मीटिंग दिसंबर में भी प्लान है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक हो या बीच में या लास्ट में नहीं मालूम, लेकिन दिसंबर में होगा। और फर्स्ट मीटिंग के बाद ही मैं तय कर पाऊंगी कि मैं क्या करूंगी। लेकिन हाँ, ये तो है कि क्या ना, एक लिंक तोड़ के जो एक सिस्टम में शामिल हुई हूँ, तो उम्मीद बहुत सारी है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाई वो कर सकती हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद लगता है। पूरी कोशिश है कि कुछ बेहतरीन हो। नशीमा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और अल्लाह से कामना करते हैं कि इनकी सारी दुआएं कबूल हो। धन्यवाद नसीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दो शब्द हमारे सब्सक्राइबर से भी कहें। जी बिल्कुल। अब चूंकि बात ह्यूमन राइट्स कमीशन की है और चैनल भी आपका इंसाफ तक है, तो न्याय के साथ, न्याय के लिए और न्याय के प्रति हमेशा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। धन्यवाद। क्या मीनाक्षी, इंसाफ तक न्यूज़।